So, on behalf of Excel Academy, I welcome you all and congratulations के साथ साथ बेस्ट विशेस। ओके, तो आप लोगों ने कहने के लिए तो वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट कोर्स ज्वाइन किया है, मतलब आप लोग सब वॉरियर्स हैं। ओके, एंड बैटल की तरह ही लेना है, और बैटल जब भी कोई लड़ता है तो ऑब्जेक्टिव यही होता है, जीतना ही है। एंड दिस इज़ ऑल पॉसिबल, सब आराम से हो सकता है। बस अपने को कंसिस्टेंसी रखनी है पढ़ाई में, मेहनत अपनी पूरी लगानी है। ठीक है, तो इट्स नॉट दैट कि सी ए अचीवेबल नहीं है, सी ए सर्टेनली अचीवेबल है, सी ए सर्टेनली अचीवेबल है। तो ये दिमाग में रखते हुए तैयारी करिए, अपने आप रिज़ल्ट आपके फेवर में आएगा। सो बिफोर वी स्टार्ट, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम मितेश मेहता, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने सी ए पिछली सदी में कर लिया था, आप जब थे ही नहीं। तो आई क्लियर्ड माई सी ए 1998 और उस वक्त से पढ़ा रहा हूँ, मतलब इट्स 27 ईयर्स नाउ। और हाँ, कई लोगों के तो पेरेंट्स को भी पढ़ा चुका हूँ, मतलब यू आर नाउ जनरेशन 2। ओके, तो थोड़ा मेरे बारे में बताता हूँ। मैंने भी आपकी तरह 12th के बाद सी ए ज्वाइन किया, सी ए फाउंडेशन। हाँ, आपके तो भी क्या है, ज़माना थोड़ा फास्ट फूड वाला है ना, तो हर चीज़ फास्ट है। 12th करते ही हाथों हाथ एग्ज़ाम दे सकते हो, हर 3 महीने में दे सकते हो। हमारे टाइम में ये होता था 12th करने के 10 महीने बाद ही फाउंडेशन दे सकते थे, मतलब प्रैक्टिकली 1 साल हुआ। तो 1994 में मैंने 12th पास किया। ठीक है, उस वक्त हमारे CBSE बोर्ड भी जोधपुर में कम ही होता था, वी हैड राजस्थान बोर्ड। ओके, तो राजस्थान बोर्ड में आई हैड 21st रैंक इन राजस्थान। तो 21st तो कोई पूछता नहीं है भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो तो कोई अच्छा भी लगता है। फिर सी ए ज्वाइन किया, फाउंडेशन मई 2025 में दिया। ओके, और सी ए जब ज्वाइन किया तो कुछ लोगों ने, जैसे आप लोगों का होगा, अच्छा सी ए ज्वाइन किया है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, कम से कम 8-10 साल लगेंगे सी होने में। मैंने कहा अब जो होगा, मैं भी बहुत डरते डरते पढ़ाई कर रहा था। ओके, और हमारे टाइम में रिज़ल्ट भी, इंटरनेट तो था ही नहीं, तो रिज़ल्ट इंस्टीट्यूट में क्या होता था, एक फैक्स आता था, मतलब उस वक्त फैक्स मशीन्स का सिस्टम था। तो उसमें फैक्स में सिर्फ पास होने वालों के नाम आ जाते थे बस। जिनके नाम नहीं आए वो अपने आप समझ जाओ कि अगले अटैम्प्ट की तैयारी करो। ओके, तो उसमें नाम आ गया, पता चल गया भाई पास हो गए। फिर 10-15 दिन बाद घर पे मार्कशीट आती थी, पता चलता था थे नंबर आए हैं। मतलब बड़ा आराम वाला काम था जी, पास हो गए उतनी खुशी अलग ले हो, फिर मार्क्स आए उसकी खुशी अलग ले हो। और उसके महीने भर बाद इंस्टीट्यूट का एक और लेटर सर्टिफिकेट आया, तो फिर मुझे मालूम चला मेरी ऑल इंडिया में 43rd रैंक आई है। ओके, तो उस वक्त ध्यान पड़ा, अच्छा सी ए में रैंक भी आती है। मतलब वो नॉलेज उस वक्त ऐसे ही होते थे, हाँ भाई सी ए में तो सब ने कहा पास भी होके बता दो, तो ऑब्जेक्टिव एक ही था कि कैसे करके क्या करना है, पास होना है। ठीक है, तो जब फाउंडेशन में रैंक आई, पता चल रहा है रैंक भी देती है। तो उसके बाद जब सी ए इंटर की पढ़ाई शुरू करी तो मेरा फोकस चेंज हो गया। मेरा फोकस पास होना था ही नहीं, मेरा फोकस था कि जब फाउंडेशन में रैंक आई है तो इंटर में भी क्या करनी है, रैंक लानी है। तो मैंने मेरे पढ़ाई का ऑब्जेक्टिव रैंक लाने की तरफ डाइवर्ट कर दिया, और सी ए इंटर आई स्कोर्ड 13th रैंक इन इंडिया। ठीक है, मतलब वही है, मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, वो आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, मेरी हिस्ट्री नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों को आपका फ्यूचर बता रहा हूँ, आप क्या कर सकते हैं। एंड फिर सी ए फाइनल की पढ़ाई चालू हुई। ओके, तो सी ए फाइनल में अब वो खुद का मेंटल प्रेशर कह दो, चाहे लोगों का एक्सपेक्टेशन कह दो, कि जब फाउंडेशन में रैंक थी 43rd,
इंटर में 13th हो गई, मतलब इम्प्रूव्ड। तो फाइनल में टारगेट ऑब्वियसली फिक्स था कि पास से कोई मतलब नहीं है, रैंक लानी पड़ेगी, नहीं तो इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी। होता है ना भाई, क्या हुआ तेरे 2 में रैंक आई, फाइनल में नहीं आई। तो मेरा फाइनल का टारगेट था, मेरे को 3rd रैंक इन इंडिया चाहिए। ओके, 43, 13, तब उससे ऊपर 3rd रैंक, एंड आई गॉट 4th रैंक इन इंडिया। ओके, सो दिस इज़ वॉट यू कैन ऑल्सो अचीव। भाई देखिए, CA में पास भी होते हैं, फेल भी होते हैं। ओके, आप कहेंगे फेल ज़्यादा होते हैं, पास कम होते हैं, तो वैसे भी अगर आप पास वाली लिस्ट में हैं तो आप भीड़ से अलग हो गए। अब उसको और इम्प्रूव करना है, मैंने भी तो इम्प्रूव किया है। ओके, फाउंडेशन में, अच्छा, रियलिटी में जितनी ज़्यादा मेहनत मैंने फाउंडेशन में करी, उससे कम मेहनत इंटर में करी, और फाइनल में टाइम ही कम मिलता है। बिकॉज मेरी आर्टिकलशिप उस वक्त 3 साल की होती थी, और उस वक्त फाउंडेशन के बाद ही आर्टिकलशिप चालू हो जाती थी। ओके, तो 1.5 साल जोधपुर में थी, 1.5 साल बॉम्बे में थी, और बॉम्बे में टाइम उतना ही मिलता है। ठीक है, तो ट्रेन में पढ़ रहे हैं, फिर लास्ट के 4 महीने ज़रूर छुट्टियां दे दी, उस वक्त ही पूरी पढ़ाई करी, एंड स्टिल बट वाई आई वॉज एबल टू इम्प्रूव माई रिज़ल्ट्स, सबसे पहला रीज़न था, वो था खुद का इनर कॉन्फिडेंस कि नहीं मैं कर लूँगा। सेकेंड थिंग वॉज पढ़ने का तरीका, कि जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाते हो ना, आपको समझ में आता जाता है कि मुझे क्या पढ़ना है। ठीक है, सो इट इज़ नॉट द क्वांटिटी ऑफ स्टडीज़ यू मेक, इट इज़ द क्वालिटी ऑफ स्टडी यू मेक। तो इट्स नॉट दैट कि हाँ मैं रोज़ 15 घंटे पढ़ रहा हूँ तब तो पास हो ही जाऊँगा। कई जने हो सकता है 5-6 घंटे पढ़ के भी पास हो रहे हैं, क्योंकि मैंने मेरा एवरेज टाइम जो देखा ना, फाइनल में मुझे टाइम कम मिला पढ़ने का, बट मुझे मालूम था क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और उसको कैसे लिखना है। ओके, बिकॉज होता है ना, आपने तैयारी खूब करी, ठीक है, आता भी सब कुछ है, एग्ज़ाम में अगर ढंग से लिख नहीं पाए तो भले आपका नॉलेज अच्छा है, एग्ज़ाम में तो इवैल्यूएट वही होगा जो आप लिख के आए हैं। तो हाउ यू राइट, व्हाट यू राइट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। तो अपने को ये चीज़ समझ में आ गई कि CA में क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है, क्या ज़रूरत है क्वालिटी की। आप भले ही आंसर छोटा लिखें, बट टू द पॉइंट अगर उसके अंदर सब चीज़ें आ गई है तो मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। सो दैट वाज द थिंग विच हेल्प मी। और सबसे बड़ा होता है फोकस और आपका कॉन्फिडेंस। जब खुद में जुनून होता है ना, मेरे को रैंक लानी है, तो अपने आप फिर वो क्या होता है, एक दिन भी वेस्ट करता हुआ समझ में नहीं आता है। देन योर प्रॉपर प्लानिंग दैट मुझे इतने टाइम में ये सब्जेक्ट ख़त्म करना है, इतने टाइम में ये करना है, वैसे करना है, और उसको उसके हिसाब से अचीव करना। और अचीव करने का मतलब मेरे लिए हमेशा ये होता था, अगर मैं ये टारगेट बनाता था कि 10 दिन में अकाउंट्स का रिवीजन करना है, आई यूज़ टू मेक इट कि वो 9 दिन में होना चाहिए। तो एक और फील गुड फैक्टर होता है ना, मैंने एक दिन क्या कर लिया, बचा लिया। तो दिस वॉज द सक्सेस स्टोरी, ठीक है, मेरी आप लोगों को बताइए, ताकि आप भी उसको क्या कर सकते हो, अप्लाई करिए। बस कुछ नहीं करना है। CA में मालूम है फ़ेल क्यों ज़्यादा होते हैं भाई, पास कम होते हैं, फ़ेल ज़्यादा होते हैं। वी शुड नॉट ब्लेम क्या इंस्टीट्यूट की पॉलिसी यही है, इट्स नॉट दैट द ओनली रीज़न। फिर तो सब फेल होने चाहिए, 2-4 ही पास होने चाहिए। इंस्टीट्यूट को CA तो मान लीजिए एक बार में 10 जारी बनाने, फाउंडेशन में 10 जारी पास करे, क्यों थोड़े ज़्यादा पास करती है, फिर इंटर में रोकती है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है, ठीक है, जब आप लोग एक्सप्लोर करिएगा, सोचिएगा, अपनी खुद की थॉट प्रोसेस। ओके, कितने लोगों ने जब CA ज्वाइन किया तब मालूम चला पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए, 50%। हाँ, ये तो मालूम है ना सबको, पास होने के लिए 50% चाहिए। अच्छा, 50% इज़ अ वेरी हाई स्कोर। 50% लाना अपने आप में बहुत बड़ा है, एकदम टफेस्ट लेवल वाला है कि 50% कैसे ला सकते हैं। अच्छा, CA से पहले जितने भी एग्ज़ाम दिए, नर्सरी से लेके 12th तक, कितने लोगों के 50 के आसपास ही आते थे। कितने लोगों को 12th में भी लगता था 50% कैसे आएंगे।
ट्वेल्थ तक दिमाग में था क्या कभी ये कि 50% कैसे आएंगे, या ट्वेल्थ में ये डर था क्या फेल हो तो नहीं हो जाएंगे? कितने लोगों को ट्वेल्थ में ये लगता था अरे पास होंगे कि नहीं होंगे? ट्वेल्थ में कभी ऐसा सोचा क्या, मन में आया क्या? कितने लोगों को था कि हाँ ट्वेल्थ में भी 2 अटेम्प्ट तो लगेंगे ही लगेंगे? तो अंडरस्टैंड, 10th 12th, हाँ ये भी कोई एकदम ये नहीं कह सकते बहुत आसान थी, बिना पढ़े भी जाओ तो भी पास हो जाएगा, घर से 3rd 4th वाले बच्चे को भी ले जाओ उसको भी बैठा दो तो पास हो जाएगा, वैसा तो नहीं था। पढ़ते तो वहाँ पे भी गए। हाँ, वहाँ पे आपका टारगेट क्या रहा होगा हमेशा कि मेरे 70 80 90 95 ये परसेंटेज आएंगे। कितने लोगों को ट्वेल्थ में पास होने के लिए कितने चाहिए? शायद 33 या 36, कई लोगों को तो पक्का पता भी नहीं होगा। ठीक है, तो समझिए जब आपको ट्वेल्थ में ये मालूम ही नहीं था पास होने के लिए कितना चाहिए, और आपका जो टारगेट उस वक्त था वो था कि 80 90 95% लाना है। अच्छा, जब आपने उस वक्त टारगेट 80 90 95 का सेट किया होगा तो उसके आसपास में नंबर भी आए होंगे ±3-4%। पर सी आते ही क्या हुआ, अपना थॉट प्रोसेस चेंज हुआ। लोगों ने बताया 50% लाना है, आपने कहा अरे 50 कैसे आएगा? अपनी खुद की हिस्ट्री तो देखो, हम आज तक हमेशा 70-80 के आसपास थे, अब यहाँ 50 लाने आप कहेंगे पर बहुत टफ़ है। और कितना टफ़ है? अकाउंट्स में 11th 12th में भी डेबिट क्रेडिट ही पढ़ा, फाउंडेशन में भी डेबिट क्रेडिट ही आया, और ख़ास बात इंटर फाइनल में भी उससे आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, सो सब्जेक्ट्स भले ही चेंज हुए होंगे बट इट्स नॉट दैट इट बिकम्स ऑल टुगेदर डिफरेंट, बस अपना थॉट प्रोसेस चेंज हुआ, लोगों ने चेंज किया, चाहे खुद ने चेंज किया कि अरे सी में तो पास नहीं हो सकते, 50% लाना है। अब जो 50 दिन रात दिमाग में घूमता है ना, तो फिर रिज़ल्ट भी उसके आसपास ही आता है। ठीक है, दिस इज़ वॉट आई एम एक्सप्लेनिंग अ कॉन्सेप्ट, अ थ्योरी कॉल्ड एज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कुछ लोगों ने अगर बुक पढ़ी हो द सीक्रेट बाय रेंडा बर्न, ओके, रहस्य हिंदी में भी आती है वो, तो वो ऑथर ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझाया कि जो आप सोचते हो वो होता है। ठीक है, उसके आसपास होता है। जब आप 12th में थे आप 80-90% सोचते थे तो उसके आसपास आते थे। फाउंडेशन में जब 50 सोचना शुरू कर दिया तो रिज़ल्ट भी उसके आसपास आना शुरू हो गया। ओके, और मैं तो मेरा खुद का बता रहा हूँ ना कि जब मैंने इंटर में ये सोच लिया कि मेरे को रैंक लानी है, तो समझिए रैंक लाने का मतलब पास तो होना ही पड़ेगा ना, तो बाई प्रोडक्ट हो गया पास होना, तो मेन प्रोडक्ट ही मेरा क्या हो गया, रैंक लानी है। फाइनल में मेरा ऑब्जेक्टिव था मेरे को रैंक को इम्प्रूव करना है। तो जैसा आप सोचते हो वो होता है। ओके, आप पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव होगा, आप नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव होगा। हाँ, आप कहेंगे नेगेटिव कौन सोचता है? खुद के लिए तो सब पॉजिटिव ही सोचते हैं, दूसरों के लिए भले ही नेगेटिव सोच लेंगे कि हाँ मैं ये फेल हो जाए तो बढ़िया है। ठीक है, वहाँ पे तो आप कहेंगे हम सोच सकते हैं, खुद के लिए कौन सोचता है कि मैं फ़ेल हो जाऊँ, ठीक है, मैं पास नहीं होऊंगा। तो अब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि जो आप सोचते हैं वो होता है। आप कहेंगे मैं तो हमेशा यही सोचता हूँ, हे भगवान मेरे को पास कर देना। हाँ ठीक है, तो फिर भी फेल क्यों हो जाता हूँ? तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जब आप नेगेटिव सोचते हो ना, नेगेटिव इन द सेंस मन में डर होता है कि मेरे 50% कैसे आएंगे, मैं कहीं फ़ेल नहीं हो जाऊँ। सपोज़ आपने मन में ये सोचा कहीं मैं फ़ेल नहीं हो जाऊँ, तो वो कहता है ऊपर वाला आपकी सब बात मानता है और सुनता है, बस वो सेंटेंस में थोड़ा करेक्शन कर देता है, वो आपकी नेगेटिविटी को हटा देता है। मैं फ़ेल नहीं हो जाऊँ उसमें से नहीं हटा दो, तो ऊपर वाले को यही सुनाई देता है मैं फ़ेल हो जाऊँ, वो कहता है तथास्तु। ठीक है, कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा पहले। ठीक है, मान लीजिए आपने एग्ज़ाम की तैयारी करी, एक चैप्टर छोड़ दिया, फिर मन में क्या रहता है जो चैप्टर छोड़ा हुआ उसके बारे में, कि अरे इसका क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, इसका क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। बार बार माला जपते रहते हो, ऊपर वाला सुनता है इसका क्वेश्चन आना चाहिए आना चाहिए। और कई जनों ने देखा होगा जो क्वेश्चन छोड़ के गए, जो चैप्टर छोड़ के गए, उसका क्वेश्चन तो कई बार क्वेश्चन 1 में ही दिखता है। आप कहेंगे मेरे से ही दुश्मनी थी क्या? तो अंडरस्टैंड,
ठीक है, जब आप नेगेटिव सोचते हो नेगेटिव होता है, आप पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव होगा। एंड मतलब ये तो मैंने तो कई बार एक्सपीरियंस किया है मेरी लाइफ में, ठीक है। मतलब प्रिडिक्शंस कि इस बार लगता है ये चैप्टर का क्वेश्चन तो आना ही चाहिए, ठीक है। एंड आई हैव फाउंड इट इन माई एग्ज़ाम्स मैनी अ टाइम्स कि हाँ सोचा ये आना चाहिए इस बार, ये इंपॉर्टेंट लगता है, ऐसा लगता है ये तो काफ़ी टाइम हो गया पूछे हुए, ये तो इस बार आना ही चाहिए, नई चीज़ आई है ये तो आना ही चाहिए। एंड आई फाउंड इट, क्यों कि पॉजिटिव थॉट प्रोसेस उस पर बहुत ज़्यादा थी। मतलब जिस चीज़ के बारे में होता है ना रात दिन आप सोचते जा रहे हो वो चीज़ आपके साथ होगी। तो सीए का सक्सेस मंत्र, फर्स्ट अपनी थॉट को चेंज कर दीजिए। 50% ही है पास होने के लिए, 80% नहीं है, ओके। और 50% लाना इम्पॉसिबल नहीं है, वेरी मच पॉसिबल है। हाँ, बहुत आसान नहीं है तो बहुत टफ भी नहीं है, बस थोड़ा सा थॉट प्रोसेस में से वो 50% हटाइए। इंस्टीट्यूट का पेपर 100 नंबर का आता है, 100 नंबर ला सकते हो, मना नहीं है। और अगर आप 100 की पूरी तैयारी करोगे तो 50 लाना तो बहुत आसान है। प्रॉब्लम क्या होती है सीए में, 50 दिमाग में आते ही कई बार हम तैयारी 70 पे रोक देते हैं कि अब रहने दो ना, अपने कौन से नाम निकालना है, कौन सी रैंक लानी है, अपने तो कैसे ही करके निपटानी है। तो वहाँ पे फिर आप कहते हो ये रहने दो वो रहने दो। अब वो जब आपकी तैयारी 50 की जगह 80 और 70 पे आ जाती है, फिर 70 में से 50 लाना, 70 में से 50% नहीं लाना है, 50 नंबर लाने हैं, तो वहाँ पे फिर मामला क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो बहुत इजी तरीका है, तैयारी पूरी करिए, 100% की तैयारी करिए, रैंक दिमाग में रख के तैयारी करिए, पास तो हो ही जाओगे, ठीक है। एंड व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ सीए बनने से ज़्यादा एक एक बार में एग्ज़ाम क्लियर करना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मतलब अगर आप जॉब में जाना चाहते हैं, व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ क्या जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्या किया, सीए क्लियर किया। ये वर्ड अटैम्प्ट भी जो है ना ये सीए में आके ही सुनना होगा। कोई नहीं पूछता है 12th कौन से अटैम्प्ट में करी, सीए में पूछते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट है क्या। तो समझिए पास होना आसान है, सब कुछ खुद पर है, बस डेडिकेशन रखिए, प्रोसेस थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव कर दीजिए। मैं पास होऊंगा, एक तो होता है ना मैं फ़ेल नहीं हो जाऊं, उसके बजाय रिवर्स भी तो है ना, मेरे को पास होना है, मैं पास होऊंगा, ठीक है। तो रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा ही आएगा। अब अपने को पढ़ाई कैसे करनी है, तो मेरा ऑल इंडिया में 4th रैंक था। आई हैड सो मैनी जॉब ऑफ़र्स, बट मेरी एक तकलीफ़ थी, मैंने कहा मैं नौकरी नहीं कर सकता। होता ना कई लोगों के दिमाग में कीड़ा होता है कि नहीं किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते। तो मैंने स्टार्टिंग में कुछ इंटरव्यूज़ दिए, फिर दिमाग में सेट हो गया, 2-3 ऑफ़र मतलब प्लेसमेंट भी हो गया। मैंने कहा नहीं अपने से नौकरी नहीं होगी, प्लस जोधपुर में ही रहना है। कि बॉम्बे 1.5 साल आर्टिकलशिप मैंने देख लिया कि मैं बॉम्बे में फ़िट नहीं हो सकता, कि आई वांटेड अ रिलैक्स्ड लाइफ, सोशल लाइफ। सो आई केम बैक टू जोधपुर एंड माय फादर इज़ अ डॉक्टर, तो उनके प्रोफेशन को ज्वाइन कर नहीं सकता था। मैं दुकान हो जब तो कि ठीक है फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया। तो आई डिसाइडेड फॉर दिस फील्ड, क्योंकि बचपन से मेरी आदत थी फ्रेंड्स में ग्रुप्स में डाउट सॉल्व करना, किसी को कोई चैप्टर हाँ मैं बता दूंगा ये कर दूंगा, तो सीए तक भी वो प्रैक्टिस थी, ठीक है। मैंने सीए कंप्लीट करी, उसके जस्ट बाद रिज़ल्ट आने से पहले जो मेरे फ्रेंड्स मेरे से 6 महीने पीछे थे कि हाँ ये चैप्टर मैं पढ़ा दूंगा वो कर दूंगा, तो आई हैड अ पैशन फॉर टीचिंग। तो आई थॉट ओके आई विल गो इनटू दिस प्रोफेशन। तो आई स्टार्टेड विद सीए फाइनल कॉस्टिंग, ठीक है। फर्स्ट उस वक्त तो टेबल बैच का सिस्टम होता था, क्लासरूम सिटिंग नहीं होती थी। हाँ बट बॉम्बे में मैंने देखा था कि क्लासरूम सिटिंग, क्योंकि मैंने सीए फाइनल बॉम्बे से ही करी थी। तो 6-8 महीने बाद आई कन्वर्टेड इनटू अ क्लासरूम टीचिंग एंड
कॉस्टिंग फाइनल, फिर CA फाइनल अकाउंट्स, और उसके 1 साल बाद फिर आई स्टार्टेड विद CA इंटर अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग। तो अकाउंट्स मारवाड़ियों की वैसे ही अच्छी होती है, राजस्थान वालों कहते हैं ना, दे आर बॉर्न अकाउंटेंट्स। और CA फाइनल में मैक्सिमम सब्जेक्ट मैंने खुद ही पढ़े। एक कॉस्टिंग की क्लास ली, ठीक है, बॉम्बे से, JK शाह नाम सुना होगा, तो वो उस वक्त खुद पढ़ाते थे, अब तो वो पढ़ाते नहीं हैं, तो वो उस वक्त दूसरी क्लासेस में पढ़ाते थे, उनसे पढ़ा। एक टैक्स की क्लास ली, अकाउंट्स ज्वाइन करी, 4 दिन बाद मैं बोर हो गया क्योंकि वहाँ के बॉम्बे में अकाउंट्स जो पढ़ाते थे वो बहुत बेसिक लेवल से पढ़ाते थे बॉम्बे वालों के हिसाब से। अपने को लगता था अब ये क्या इतना धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, इससे फास्ट में ही कर लूँगा। तो 2-4 दिन बाद मैंने कहा आई विल डू इट माई सेल्फ। तो और उस वक्त तो क्या है, थ्योरी की क्लासेस होती भी नहीं थी, ये खुद ही पढ़ लो भाई। मतलब CA उस वक्त का जो ट्रेंड हुआ करता था वो सेल्फ स्टडी का ज़्यादा था, ठीक है। अब आजकल सब रेडीमेड वाला ज़माना ज़्यादा है, किचन से ज़्यादा जोमेटो चलता है, ठीक है ना। तो एनीवेज, सो आई स्टार्टेड विथ दिस, और 2-1 साल बाद वी कलेक्टिवली फॉर्म दिस अकेडमी, एक्सेल अकेडमी। एक्सेल अकेडमी बने हुए भी 25 साल से ज़्यादा हो गए, और टीचिंग करते हुए मुझे भी 27-28 साल हो गए हैं। जहाँ तक CA पास करने का फॉर्मूला है, देखिए रैंक भी लानी है तो मार्क्स का क्राइटेरिया ही है, 50% लाने से रैंक नहीं आएगी, मिनिमम 55 तो लाने पड़ते हैं। उसके बाद भी कट ऑफ भाई फर्स्ट रैंक से लेके 50th रैंक तक कहाँ नंबर ख़त्म हो गए, वहाँ पे रैंक ख़त्म हो जाती है। तो आप लोगों को मालूम है फाउंडेशन में आपके तो 4 ही सब्जेक्ट थे, इंटर में कितने हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, और वो 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ओके, तो CA इंटर की बात करें, ग्रुप 1 इट हैज़ 3 सब्जेक्ट्स। सबसे पहला है एडवांस अकाउंट्स, आफ्टर दैट यू हैव लॉ, एंड देन यू हैव टैक्स। ग्रुप 2 it has cost and management accounting, then audit, उसके बाद financial management and strategic management। ओके, तो अपन आज बात रैंक की करेंगे, छोटी बात करनी ही नहीं, ठीक है। भाई अपने को तो रैंक लानी है, पास अपने आप हो जाएंगे, और रैंक लाना इम्पॉसिबल नहीं है, इजीली पॉसिबल है, ठीक है। मतलब लास्ट 27 साल के पढ़ाते हुए कैरियर में, मतलब ऑन एन एवरेज हर अटेम्प्ट में 2-3 रैंक आती है, ठीक है। अब तो ठीक है, CA करने वाले कम हो गए, ठीक है। अदरवाइज़ जोधपुर हैड ऑलवेज बीन अ गुड प्लेस, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न CA आराम से जोधपुर वालों को करने का है। मैंने कहा ना, मारवाड़ी लोग, उनकी प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन तो दिमाग में ही रहती है ना, ब्लड में होती है, ठीक है, कि कहाँ फ़ायदा हो रहा है, कहाँ नुकसान हो रहा है। तो CA में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पे फोकस ज़्यादा है, ओके, और स्कोर भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में ज़्यादा होता है। मेरा पर्सनल स्कोर, अकाउंट्स की बात करूँ, CA फाउंडेशन आई स्कोर्ड 90 मार्क्स, CA इंटर अकाउंट्स में आई स्कोर्ड 92 मार्क्स, और CA फाइनल आई स्कोर्ड 94 मार्क्स। मेरा ओवरऑल परसेंटेज सेम था, फाउंडेशन में भी 69% था, इंटर में भी 69 था, फाउंडेशन में भी 69 था। हाँ, परसेंटेज सेम था, बट रैंक आगे बढ़ती गई। ओके, हाँ, आजकल थोड़ा रिलैक्स्ड है, आजकल इंस्टीट्यूट में मार्क्स आराम से देते हैं, क्योंकि कई तरह के पंगे हैं ना। अब स्टूडेंट कॉपी मंगा सकता है, देख सकता है, थोड़ा चेकिंग का सिस्टम साइंटिफिक हो चुका है, सॉफ्टवेयर ड्रिवन हो चुका है, और हो सकता है 1-2 साल में AI से ही चेक होने लग जाए। ओके, हाँ, मतलब 2-3 साल बाद नेचुरल इंटेलिजेंस ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ आर्टिफिशियल रह जाएगी। ओके, तो अब
ये दो ग्रुप, हाँ, इंस्टीट्यूट कहता है मैक्सिमम मार्क्स जो आप ला सकते हैं, भले ही आप कितनी मेहनत कर लो, इससे ज़्यादा आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। हाँ, पेपर ध्यान रखिएगा 120 का आता है, पर नंबर 100 ही आएंगे। मतलब 120 में से 100 का ही करना होता है, मैक्सिमम इज़ 100। टोटल हो गया 600। अब पास होने के लिए, हाँ, मिनिमम जो लाने हैं, भाई CA के कई सारे फुल फॉर्म सुने होंगे ना आपने, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो ये एक मैंने अभी आपको बताया क्या था, सर्टेनली अचीवेबल। कुछ लोगों ने कहा होगा कम अगेन, ठीक है। तो अगर कम अगेन नहीं करना है तो पास होने के लिए मिनिमम ठीक है, ये लाने होते हैं भाई। 50 भी कहाँ चाहिए, 40 ही चाहिए, ओके। हाँ, पर CA का एक और फुल फॉर्म है कंप्लीट एडजस्टमेंट्स में, होता है ना कि यहाँ सब तरह के एडजस्टमेंट किए जाते हैं। आधे लोग तो CA का मतलब यही समझते हैं कि हमारा टैक्स बच जाएगा, ठीक है। कल ही गवर्नमेंट पीछे पड़ी हुई है, खूब जगह रेड मारी है CA के टैक्स प्रिपरेशंस के ऑफिसेस पे, एंड इट इज़ ऑल सॉफ्टवेयर ड्रिवन, ठीक है। IP एड्रेस जहाँ से रिटर्न्स फाइल हुए और जहाँ बोगस डिडक्शंस क्लेम किए गए, ठीक है, कि हाँ पहुँच जाओ वहाँ पे कि तुम लोगों ने फर्जीवाड़ा करके रिफ़ंड ज़्यादा दिलाया है। पर जो भी है, लीगल एडजस्टमेंट भी तो होते ही हैं, ओके। देखिए, टैक्स दो तरह से बचाया जाता है, एक चोरी करके, एक प्लानिंग करके। तो टैक्स प्लानिंग इज़ लीगल, टैक्स अवॉइडेंस इज़ इलीगल। तो इंस्टीट्यूट ने एडजस्टमेंट करना भी अपने को ही सिखाया है, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट ही सिखा रहे, 40 40 40 120 नहीं होता, 150 होता है। मतलब एक सब्जेक्ट में मिनिमम तो 40 लाने हैं, बट जोड़ कितनी होनी चाहिए, 150। फाउंडेशन में भी यही रूल होगा, ठीक है। कितने 400 में से 200 लाने थे, मिनिमम सब में 40 चाहिए, बट एवरेज कितना चाहिए, 50। अब वाई दिस हैज़ बीन केप्ट, बिकॉज हर एक की अपनी एक पर्सनल प्रेफरेंस होती है या एक्सपर्टीज़ होती है। कुछ लोग प्रैक्टिकल्स में स्ट्रांग होते हैं, तो कोई थ्योरी में स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो जो प्रैक्टिकल में स्ट्रांग है वो प्रैक्टिकल में थोड़े नंबर ज़्यादा ले आए, मतलब 50 की जगह वहाँ 60 ले आए, दूसरे में क्या कर ले 40 ले आए, तो भी ओवरऑल अगर 150 नंबर ले आया तो वो पास हो जाएगा। मतलब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और है, सब में 50 नहीं लाने हैं। तो यहाँ से एडजस्टमेंट शुरू होता है कि अपने वो कैसे करके जोड़ बैठा नहीं है, ओके। हाँ, पहले अपन थोड़ा लोअर साइड से चालू करते हैं, फिर रैंक वाली साइड पे भी आ जाएंगे। तो अब इंस्टीट्यूट ने पास होने की क्या गणित दी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप दोनों ग्रुप साथ में दे रहे हैं, आपने कहा नहीं देने तो दोनों साथ में, और टाइम बहुत है आपके पास, ठीक है। हम लोग आपका कोर्स 4 से 4.5 महीने में ख़त्म कर देंगे, ओके। तो अभी समझ लीजिए जुलाई मिड है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। आपको एग्ज़ाम कब देना है, मई में, ठीक है। तो इसके मतलब आपके पास कितने 5 महीने बचेंगे, ठीक है, जिसमें आपको 2 रिवीजन मिनिमम या 3 रिवीजन करने का मौका मिलेगा। उसके बाद हम आपको महीने भर का गैप देंगे कि आराम से एक बार सब निपटा लो, पेंडिंग रह गया कुछ वो रह गया। उसके बाद वी स्टार्ट विद द टेस्ट्स एंड रिवीजन शेड्यूल। तो बहुत आराम से टाइम मिलता है, 2 ग्रुप इत्मीनान से किए जा सकते हैं, ओके। तो अब समझिए, आपने दोनों ग्रुप साथ में दिए, रैंक लाने के लिए कंपलसरी है दोनों ग्रुप साथ में अपीयर करना पड़ेगा। 6 के 6 पेपर एक साथ में क्लियर करने ज़रूरी है, तभी रैंक में एलिजिबल होते हैं, अदरवाइज़ नहीं। और अब पास होने के लिए आपने कहा मिनिमम ये क्राइटेरिया है, 150 300 लाना है। इंस्टीट्यूट कहती है अगर आप दोनों ग्रुप साथ में दे रहे हैं ना, तो आपको ओवरऑल 300 लाने हैं,
इंडिविजुअली 40 40 40 40, ओवरऑल 300। इसका मतलब आपने ग्रुप 2 में अगर स्कोर ज़्यादा कर लिया और ग्रुप 2 में कम भी कर लिया और टोटल अगर आपकी 300 या उससे ऊपर आ गई है तो दोनों ग्रुप पास हो जाएंगे। मतलब एक फ़ायदा आप समझिए, सपोज़ यहाँ पे आपने सब में 60 60 60 अचीव कर लिया, इधर आपका भले ही 40 40 40 रहा, जोड़ कितनी हो गई 300, यू आर डिक्लेयर्ड पास। पर अगर आपने ग्रुप 1 अलग दिया और बाद में ग्रुप 2 दिया, अगर आपने ग्रुप 1 के मेरे एक्स्ट्रा नंबर थे वो इस बार एडजस्ट होंगे क्या? वो नहीं होंगे। वो तभी एडजस्ट होंगे जब सेम अटेम्प्ट में दोनों पेपर दिए जाएं, दोनों ग्रुप दिए जाएं। तो फर्स्ट ग्रुप का जो एक्स्ट्रा है वो सेकंड ग्रुप में क्या होगा? एडजस्ट होगा। हाँ, हो सकता है फर्स्ट ग्रुप में आपके 150 की जगह 156 नंबर है और सेकंड ग्रुप में मान लीजिए 144 है, तो भी ये 6 नंबर यहाँ पे क्या हो जाएंगे? एडजस्ट हो जाएंगे। हाँ, बट एक रिक्वायरमेंट है, मिनिमम हर सब्जेक्ट में 40 होने चाहिए। आपने कहा हमने एक के अंदर 40 भी नहीं आए, 35 ही आए, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। बट मिनिमम सब में 40 है और जोड़ अगर 300 आ गई है, आपके दोनों ग्रुप पास हैं। अब आपने कहा मान लीजिए ये ग्रुप 1 में 156 आए, हाँ मिनिमम 40 वाला क्राइटेरिया मीट किया, पर यहाँ पे एक जगह 35 आ गए, जोड़ भले ही मेरी 300 से ऊपर पहुँच गई है, 300 क्या आपने कहा 310 भी आ गई है, बट क्योंकि ये 35 आ गए तो इसका मतलब आपने कहा हम एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए, तो व्हाट विल हैपन? तो अब उसके परमुटेशन कॉम्बिनेशन सुन लीजिए। अगर आपके ग्रुप 1 की टोटल 150 से ज़्यादा है और हर एक में 40 से ऊपर है तो ग्रुप 1 इज़ पास। भले आपने दोनों ग्रुप साथ में दिए हैं, पर जिस ग्रुप की इंडिविजुअल बेसिस पे पास हो रहे हैं वो पास हैं। ग्रुप 2 क्योंकि 35 आ गए इसलिए ये आप पास नहीं हुए, ठीक है, वापस देना पड़ेगा। आप कहेंगे वापस में सारे पेपर देने पड़ेंगे क्या? तो नॉर्मल रूल इज़ यस। बट अगर मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में आपके 65 आ गए, ठीक है, इसमें 35 आ गए, कितने हुए भाई ये 100, इसमें 44 आ गए, टोटल हो गई 144। तो ये पेपर जिसमें 60 से अबव आए हैं, ठीक है, ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है फॉर नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट्स। ओके, तो अगले 3 अटेम्प्ट तक ये पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मतलब अगले 3 अटेम्प्ट में आपको रिमेनिंग 2 पेपर ही देने हैं। अब आप कहेंगे अगले 3 अटेम्प्ट में रिमेनिंग 2 में पास होने के लिए कितने लाने पड़ेंगे? तो कहता है 65 नंबर तो इसके ही हैं, ये 65 के 65 काउंट होंगे। टोटल कितने लाने हैं? 150, बैलेंस कितना बच गया? 85। अब आप 85 की प्लानिंग कर लो, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 45 ले आए तो इधर कितने लाने पड़ेंगे? 40। हाँ, मिनिमम 40 तो लाने ही है। ये नहीं मैं यहीं पे 85 लिया हूँ, यहाँ 0 लिया हूँ तो चलेगा क्या? वो नहीं, मिनिमम 40। हाँ, ये नहीं है कि 50 ही काउंट होंगे। अब आपको 100 नंबर लाने हैं। 9 अगर 65 आए हुए हैं तब आपको और कितने लाने हैं? 85। तो वो एग्जाम्ट वाला पेपर 3 अटैम्प्ट तक चलेगा। हाँ, 3 अटैम्प्ट की डेफिनेशन समझ लीजिए, ठीक है। आप एग्ज़ाम दो चाहे नहीं दो, इंस्टीट्यूट एग्ज़ाम ले रही है तो एक एक अटैम्प्ट ऐड होता जाएगा। सपोज आपने कहा हमने तो मई में दिया, तो मई के बाद सितंबर, फिर जनवरी, फिर अगला मई। आपने कहा मैंने 2 दिए ही नहीं, सीधा अगला मई दे रहा हूँ, तो उसके बाद 2 अटैम्प्ट और मिलेंगे क्या? नो, वो 3 कॉन्जिक्यूटिव अटैम्प्ट्स हैं, चाहे आपने पेपर दिए चाहे नहीं दिए। ओके, सो ये एक एग्जामिशन का बेनिफिट आपको और मिलता है। ओके, उसके बाद एक सिस्टम और है। सपोज़ 3 अटैम्प्ट भी हो गए और आपका ये मामला अभी तक नहीं बैठा, आपने कहा उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपकी चॉइस है, आप चाहो तो वापस तीनों पेपर दो, या इंस्टीट्यूट का एक और कॉन्सेप्ट है, वो है परमानेंट एग्जामिशन। आपने कहा हमने को तो फॉर एवर चाहिए एग्जामिशन इसमें, तो इंस्टीट्यूट कहती है ठीक है, पर अब नंबर 50 ही काउंट होंगे। भले 70 थे, 80 थे, अब कितने काउंट करेंगे? 50। और अब सब में 50-50 लाने पड़ेंगे, 40 और 60 भी नहीं, 50-50। फिर मतलब ये थोड़ा मेहनत वाला काम हो जाता है। फिर हर सब्जेक्ट में आपको 50-50 लाना है, बट बहुत दूर की बात है, ठीक है। इस वक्त तक भी नहीं हो तो फिर से ये छोड़ देनी चाहिए।
बहुत फ्रैंक ओपिनियन। भाई आपने कहा इतने एग्ज़ाम दे दिए उसके बाद तो कुछ और करेंगे तो भी आगे बढ़ जाएंगे। ओके, तो ये पास होने का क्राइटेरिया है। दोनों ग्रुप का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है और वो है सेट ऑफ। फर्स्ट ग्रुप का सरप्लस सेकंड ग्रुप में काम आ जाता है। और आप हर बार की मार्कशीट्स देख लीजिए, ठीक है, आपको 10 जने अगर पास हुए हैं तो उसमें से 3 जनों का सेट ऑफ का बेनिफिट आपको दिखेगा ही दिखेगा। दैट इज़ द लेवल ऑफ बेनिफिट द सेट ऑफ हैज़। और वो तब भी होगा जब दोनों ग्रुप साथ में दिए जाएं। हाँ, आपने कहा मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा कर लिया, फर्स्ट ग्रुप की पूरी तैयारी कर ली, सेकंड ग्रुप का एक सब्जेक्ट रेडी कर दिया, बाकी मतलब ये इसीलिए तैयारी की है कि इसमें मैं क्या कर लूँ, एग्जामिशन ले आऊँ, बाकी के 2 अगली बार ही देने हैं। वो भी स्ट्रेटेजी काम में ले सकते हो। हाँ, उसमें इंस्टीट्यूट का बस एक ही रूल है, आपने कहा मैंने तो इसकी तैयारी ही नहीं करी तो मैं एग्ज़ाम ही नहीं दूँ, एब्सेंट हो जाऊँ। एब्सेंट हो गए तो एग्जामिशन नहीं मिलता। एग्ज़ाम में जाके बैठना ज़रूरी है, इंस्टीट्यूट की कॉपी पेपर लेना ज़रूरी है, नाम रोल नंबर भर के भले जमा कर दो, 0 आएगा चलेगा, एब्सेंट नहीं हो सकते। अगर एब्सेंट हो जाते हैं तो फिर एग्जामिशन नहीं मिलता। कई बार कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि पहला पेपर दिया, लगा अच्छा नहीं हुआ, वो अगला पेपर देने ही नहीं जाते। और ऐसे केस में मैंने मोस्टली देखा है उस पेपर में 60 से ऊपर आते हैं, चाहे इंस्टीट्यूट जान करके देती होगी कि ताकि अगले को फील हो कि मैंने छुट्टी क्यों मारी। मतलब भले ही पेपर कैसा ही गंदा हुआ हो, ठीक है, जाना तो पूरे 6 दिन चाहिए, ठीक है, क्या मालूम किसी में 60 से नंबर गलती से भी ज़्यादा आ जाए तो वो पेपर अगली बार आपको नहीं देना पड़ेगा। ओके, तो दोनों ग्रुप देते हैं तो सेट ऑफ का बेनिफिट मिलेगा, एक ही ग्रुप देते हैं सेट ऑफ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और जिस ग्रुप में जिस पेपर में 60 एंड अबव आए हैं वो एग्जाम्ड हो जाएगा। आपने कहा मान लीजिए मेरे 2 पेपर में 60 एंड अबव आ गए, इसमें 62, इसमें 65, इसमें 35, हाँ जोड़ी 150 से ऊपर है पर फिर भी पास नहीं है क्योंकि 35 आ गए, तो ये दोनों ही एग्जाम्ड हो जाएंगे। अब आपको सिर्फ एक ही पेपर देना पड़ेगा। आपने कहा ऐसा हुआ कि मई 27 आएगा, 26 आएगा, 65, 35, 45 एग्जाम्ड हो गया। फिर सितंबर 26 में ये तो मेरा एग्जाम्ड ही था, ये मैंने 45 स्कोर, या मान लीजिए इस बार फिर 38 आ गए और इसमें मैंने 65 नंबर ले आया, तो अब ये और एग्जाम्ड हो जाएगा क्या? नहीं होगा। एग्जाम्शन एक बार ही मिलता है। अगर आपने उसी बार में 2 में 60 से ऊपर ले आया, दोनों एग्जाम्ड हो जाएंगे। ये नहीं है मैं एक करके 3 बार में 3 पेपर क्लियर कर लूँ कि इस बार इसमें 65 ले आऊँ, फिर इसमें 65 ले आऊँ, फिर अगली बार इसमें 40 ले आऊँ, मेरा काम हो जाएगा। नो, ठीक है, एग्जाम्शन जो है एक ग्रुप में एक बार ही मिलेगा। हाँ, आपने कहा मान लीजिए मैंने 3 अटैम्प्ट तक एग्जाम्शन रखा, फिर नहीं हुआ, फिर वापस मैंने सारे पेपर दिए, वापस नया एग्जाम्शन चालू हो जाएगा। बट कभी भी एग्जाम्शन एक अटैम्प्ट में जितने पेपर में मिलना है वही मिलेगा। हर अटैम्प्ट में अलग अलग पेपर पे एग्जाम्शन नहीं मिल सकता। हाँ, ग्रुप अलग अलग है वो अलग बात है। आपने हमने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया, बिल्कुल ही पास नहीं हुए, सेकेंड टाइम एग्ज़ाम दिया, ग्रुप 1 पास हो गया, ग्रुप 2 में एग्जाम्शन पॉसिबल है, या ग्रुप 1 में एक एग्जाम्शन, ग्रुप 2 में एक एग्जाम्शन पॉसिबल है। फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया, ग्रुप 1 में एग्जाम्शन, ग्रुप 2 में तो कहीं एग्जाम्शन ही नहीं है। सेकेंड टाइम में ग्रुप 1 पास हो गया और ग्रुप 2 में एग्जाम्शन आ रहा है, वो चलेगा क्योंकि ग्रुप वाइज क्या है, अलग अलग है। बट विद इन द ग्रुप एक बार ही एग्जाम्शन आपको मिल सकता है। तो ये सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, हाँ, आज बताने का रीज़न ये है कि दिमाग में क्लैरिटी रहनी चाहिए हमको, तैयारी किस तरफ कितनी कैसे करनी है। ओके, चलिए जी, ये तो हुई लोअर साइड की बात। अब हायर साइड की बात कर लें। ओके, कि रीज़नेबल मार्क्स जो नॉर्मल मेहनत करके अचीव किए जा सकते हैं। ओके, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आर स्कोरिंग मार्क्स, इंस्टीट्यूट का एकदम स्पेसिफिक रूल है, स्टेप बाय स्टेप मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया अकाउंट्स का, फाइनल आंसर इनकरेक्ट है तो 0 नंबर मिलेंगे। जितने स्टेप्स आपके सही हैं उसके मार्क्स मिलेंगे।
जहाँ से गड़बड़ चालू हुई या जो गलत हुआ उसके मार्क्स कटेंगे। मैं आपको देखता हूँ कल या परसों इंस्टीट्यूट की मार्किंग स्कीम बताऊँगा, ठीक है, कि किस तरह से मार्क्स दिए जाते हैं। ओके, तो यू हैव अ बेटर व्यू कि किस चीज़ के मार्क्स मिलते हैं, किस चीज़ के मार्क्स नहीं मिलते हैं, कहाँ पे अपने को क्या ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए, पास होना और रैंक लाने में फ़र्क जो होता है ना, पढ़ाई दोनों बराबर ही करते हैं, पर एग्ज़ाम में लिखा कैसे है वहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, और वही आपको पास के बजाय रैंक पे ले जाता है। तो अब कितने मार्क्स अचीव हो सकते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करूं, हाँ, अकाउंट्स मेरा सब्जेक्ट है। हाँ, शुरुआत इसी से होती है, होते हैं भाई, शुरुआत अच्छी रहे ताकि अगले पेपर देने का मन बना रहे। इसीलिए इंस्टीट्यूट ने फाउंडेशन में भी पहला पेपर अकाउंट्स था, इंटर में भी पहला पेपर अकाउंट्स है, फाइनल में भी पहला पेपर अकाउंट्स है। और क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो ना, तो इसलिए अकाउंट्स आपका ब्रेड एंड बटर है। शुरुआत यहीं से होती है और अच्छी रहती है। अकाउंट्स देने के बाद जनरली इच्छा हो जाती है अगले भी दे दूँ, नहीं सीधा टैक्स रख दें या दूसरा रख दें, कई बार हो सकता है आपका वगैरह नहीं दो अब। तो अकाउंट्स इज़ द सब्जेक्ट जो आप पहले से 2-2.5 साल से पढ़ रहे हैं। ओके, 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा, फाउंडेशन में भी पढ़ा, और यहाँ पे भी पढ़ेंगे। नया कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं, एक चैप्टर्स भी बहुत कुछ अलग आएंगे, कुछ सब कुछ नया ही सीखना पड़ेगा, नथिंग न्यू, ठीक है। सबसे कम मेहनत इसी में करनी है, क्योंकि टैक्स आपके लिए नया है, ठीक है, एफएम हो सकता है आपके लिए नया हो, ऑडिट आपके लिए नया होगा। तो जो नए सब्जेक्ट्स है उसमें मेहनत ज़्यादा करेंगे, अकाउंट्स में सबसे कम मेहनत करनी है। और सबसे कम मेहनत करने के बावजूद अगर आपने 100% कोर्स किया है, आप 70+ आराम से ला सकते हैं। मतलब हाँ, किन के लिए, जिन्होंने कोर्स पूरा किया है, होमवर्क रोज़ किया है, तैयारी अच्छे से करके गए हैं, ठीक है, एवरेज पढ़ाई भी करी है, 70 नंबर आ जाएंगे। और अगर आपकी अकाउंट स्ट्रांग है, मेहनत बहुत अच्छी की है, तो कई बार 100 आउट ऑफ 100 भी आए हैं। ऐसा नहीं है कि सीए में कोई आता है कि 100 आउट ऑफ 100, मतलब इवन आर स्टूडेंट्स हैव अचीव्ड, ठीक है, 3-4 टाइम्स 100 आउट ऑफ 100। क्योंकि अकाउंट्स में पूरा पेपर प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी के नाम पे कुछ होता ही नहीं है। हाँ, कोई एक आध क्वेश्चन एएस का थ्योरी का आ भी गया, उसमें भी कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, वो अगर आपने लिख दिए हैं तो नंबर उसके भी पूरे के पूरे मिलते हैं। तो 70+ आराम से आ सकता है। और अगर आप थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करें तो आप 80-85 का टारगेट बना के रखिए। ओके, मतलब अकाउंट्स में अपना टारगेट ये होना चाहिए मेरे को 80-90 नंबर लाने ही हैं। और 80-90 नंबर लाने का मतलब आपको सारे चैप्टर करने ही करने हैं, सबका आपके पास में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। और पेपर बहुत इजी रहता है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम जो पढ़ के गए कुछ अलग ही आएगा, ठीक है, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। कई बार तो अपन जो क्वेश्चन करके गए होंगे सेम रिपीट क्वेश्चन भी आपने देखने को मिलेंगे, हो सकता है फिगर चेंज हो जाएगा, तो कॉन्सेप्ट्स तो वो के वो रहने वाले हैं। तो दिस इज़ द ईजिएस्ट थिंग्स, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न आपको डेबिट क्रेडिट आता है, ये मैं मान के चलता हूँ। मैं डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, बस वो आना चाहिए, बाकी के अकाउंट्स उसका सब डेरिवेटिव है। तो दिस इज़ व्हाट यू कैन ईजीली स्कोर। हाँ, लॉ फाउंडेशन में भी थी, पहले पढ़ी हुई है, मतलब अब यहाँ कंपनी लॉ पे फोकस ज़्यादा है। अच्छा, अकाउंट्स और लॉ दोनों आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अकाउंट्स से कई सारे चैप्टर्स में लॉ का क्या होगा, कॉन्सेप्ट काम आएगा। ऐसे समझ लीजिए, लॉ में जो आप थ्योरेटिकली चीज़ समझेंगे वो अकाउंट्स में उसका क्या दिखेगा आपको, एप्लीकेशन। तो लॉ भी ऐसा नहीं है कि पर क्योंकि थ्योरी है तो नंबर थोड़े कम आते हैं, तो इसमें आप अपना 50 का टारगेट तो इजीली अचीवेबल है, टारगेट आप 60-65 का रखिए। मैं एक मॉडरेट की बात कर रहा हूँ कि ठीक है, हाँ, अपने को फर्स्ट रैंक लानी है तो टारगेट सबका 100 ही होना चाहिए, ठीक है, बट अगर आपने कहा रैंक में पीछे की तरफ भी आ गए तो भी चलेगा। हाँ, टैक्स पार्टली थ्योरी है,
पार्टली प्रैक्टिकल है। टैक्स में दो हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स थ्योरेटिकल ज़्यादा है, डायरेक्ट टैक्स प्रैक्टिकल ज़्यादा है। मतलब वहाँ पे भी यही समझ लीजिए, जैसे मैंने कहा ना, लॉ में जो पढ़ोगे उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अकाउंट्स में आएगा। टैक्स में तो जो थ्योरी पढ़ोगे उसका एप्लीकेशन वही क्वेश्चन सॉल्व करने में है, टैक्स कैलकुलेशन में है, ठीक है। बट टैक्स का कोर्स जो है वो वास्ट है, कहने को एक ही पेपर है, पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मिला के अगर मैं अकाउंट से कंपेयर करूं, ठीक है ना, तो अकाउंट से डबल है कोर्स। और आप लोगों के लिए क्या है, नया है। मेहनत सबसे ज़्यादा यहाँ करनी है, टाइम सबसे ज़्यादा यहाँ देना है, और फिर भी नंबर लाने में मेहनत सबसे ज़्यादा यहीं लगेगी। ओके, मतलब यहाँ पे वही 50 प्लस का टारगेट 60-55 नंबर आ जाए तो आप कहेंगे इट इज़ गुड। हाँ, कुछ लोग हो सकता है टैक्स में बहुत, जिनको बहुत अच्छा इंटरेस्ट आ जाता है, वो फिर हो सकता है 70-75 भी ले आएँ। बट जनरल ट्रेंड जो हमने देखा है ये, क्योंकि प्योरली प्रैक्टिकल है, सबसे ज़्यादा नंबर यहीं आते हैं। ग्रुप 2 की बात करूं, अगेन दिस इज़ द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, अगेन माय सब्जेक्ट। और ये जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इट इज़ अगेन मैथ्स। हाँ, आप कहेंगे अरे मैथ्स का तो हमको बोला था बस फाउंडेशन में ही है, ये अब कहाँ से फिर से आ गई। हाँ, बट ये मैथ्स वो है जो अपनी डे टू डे लाइफ में काम आती है, जो आपने 7th 8th में पढ़ी होगी ना, अर्थमेटिक। हाँ, यहाँ वो ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं है, ज्योमेट्री नहीं है, सिंपल अर्थमेटिक। एंड भाई वही ना, कॉस्ट कैलकुलेट करना, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा कभी एक्स आ गया कि टोटल कॉस्ट ये अपन करते थे ना भाई, मैनेजर्स रेम्यूनरेशन 2/2, तो थोड़ा उस तरह की कभी कोई इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गई, तो ये थोड़ा मैथमेटिकल है, बट कुल मिला के प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पे भी आपको आसानी से नंबर स्कोर करने को मिलेंगे, 65-70, मेहनत करेंगे तो 80 नंबर तक पहुँच सकते हैं। FM एंड SM, FM इज़ प्रैक्टिकल, SM इज़ थियोरेटिकल, 60-40 का रेशियो है। तो अगेन प्रैक्टिकल में नंबर आराम से स्कोर होते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में थोड़ा सा नंबर कम आता है। तो आप 60 नंबर की टारगेट यहाँ पे भी स्कोर कर सकते हैं, 60-70 इसमें इजीली अचीव कर सकते हैं। ऑडिट इज़ कम्प्लीटली थ्योरी, ओके। और सबसे कम नंबर जो आते हैं वो ऑडिट में आते हैं, क्यों, लिखने की इतनी प्रैक्टिस। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, अपन कई बार जनरलाइज लैंग्वेज तो लिख देते हैं, बट स्पेसिफिक जो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ टेक्निकल वर्ड्स जो होते हैं वो हम कई बार यूज़ नहीं करते, तो नंबर कम आते हैं। तो इसलिए आपको इसमें अलग तरह से मेहनत करनी पड़ेगी, और इसमें अपने तो वही 45-50 नंबर का टारगेट रखो। ज़्यादा मेहनत करेंगे 60 तक पहुंच सकते हैं, ओके। विद दिस फ्रेमवर्क वी शुड स्टार्ट स्टडिंग। हाँ, ये मैं बात कर रहा हूँ जब आप इक्वल एफर्ट सब पेपर पे लगाते हो। अगर आपने अकाउंट से ज़्यादा मेहनत ऑडिट में करी, ठीक है, तो अकाउंट्स के नंबर तो आ ही जाएंगे, ऑडिट के नंबर क्या हो जाएंगे, इम्प्रूव हो जाएंगे। सिंपल सा रूल है, जो सब्जेक्ट नया है उसमें मेहनत ज़्यादा करिए, जो सब्जेक्ट पुराना है उसमें मेहनत कम करेंगे, चलेगा। और अब मैं मेरे सब्जेक्ट की बात करूं, ठीक है, दो हैं, अकाउंट्स और कॉस्टिंग। तो फर्स्ट आई टेल यू हाउ आई विल बी टीचिंग। तो मेरा भी जो पढ़ने का तरीका खुद का रहा है और जो पढ़ाने का तरीका रहा है, इट इज़ नॉट दैट कि यू सॉल्व सो मैनी क्वेश्चंस, यू हैव द क्वेश्चंस इन योर माइंड कि हाँ ये क्वेश्चन आया तो ऐसे करना है वैसे करना है। नो, हमेशा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ओके। तो कोई भी चैप्टर है उसके कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है, उसके एडजस्टमेंट्स क्यों किए जा रहे हैं, मतलब क्यों का जवाब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझता हूँ रादर दैन कैसे करना है। अगर क्यों करना है वो ध्यान में होगा, कैसे करना है उसका दिमाग में अपने आप जवाब रहेगा। तो आई फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और उसके बेसिस पे फिर क्वेश्चंस। तो जो मैं आपको बुक देने वाला हूँ, ओके, जैसे हाँ एक पड़ी भी है इधर, ओके। सो इस बुक में जैसे वॉल्यूम 2 है, हाँ, यू विल फाइंड कुछ प्री प्रिंटेड थ्योरी है।
हाँ, ये थ्योरी एग्ज़ाम में लिखने के लिए काम नहीं आएगी। ये थ्योरी सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। और कई जगह पे आप देखेंगे खाली जगह है। ओके, ये खाली जगह इसलिए है कि मैं अब आपको क्लास में डिक्टेट करूँगा, आपको लिखना है। खाली जगह सब वो है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस जो हैं उसके दो पार्ट हैं, क्लास असाइनमेंट और एक प्रैक्टिस असाइनमेंट। ओके, तो एवरी डे विल हैव द क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ, अकाउंट्स में क्या होता है कि मान लीजिए चैप्टर शुरू हुआ, मैंने आपको थोड़ी सी थ्योरी समझाई, कुछ कॉन्सेप्ट बताए, फिर उसका एक क्वेश्चन किया, फिर अगले क्वेश्चन में नया पॉइंट आता है, वापस अगले दिन अपन कुछ थ्योरी का डिस्कशन करेंगे, फिर उसका क्वेश्चन करेंगे एंड सो ऑन। और लास्ट में आते जाते सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ आने शुरू हो गए। हर रोज़ क्लास में क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको होमवर्क दूंगा, बस आपका सिर्फ इतना ही काम है इन 4 महीनों तक, जब तक अपना कोर्स ख़त्म नहीं होता, आपको होमवर्क करना है। और इसको होमवर्क मत समझिए, आपका डेली का प्रैक्टिस टेस्ट है। घर पे गए, होमवर्क किया, ठीक है, तो अपने आप ये समझ लो ये रोज़ का रोज़ क्या हो रहा है, आपका टेस्ट हो रहा है। ओके, हाँ, बाकी के टेस्ट तो क्लास कोर्स ख़त्म होने के बाद लेते रहेंगे। हाँ, और मैंने मेरी बुक में होमवर्क क्वेश्चंस हैं चाहे क्लास वर्क क्वेश्चंस हैं, उसका फाइनल आंसर नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन ही है, ना तो उसका सॉल्यूशन है ना आंसर है। वो अगले दिन आप जब क्लास में आओगे, विल बी डिस्कसिंग इट, ठीक है। हाँ, डाउट्स सॉल्व होंगे, ताकि क्या होगा ना, तभी मैंने कहा ना वो आपके लिए रोज़ का टेस्ट है। सॉल्यूशन सामने होता है ना, तो अब आप सब इतने होशियार तो हो ही हो कि अगर मैं आंसर दिया हुआ है तो आप कहेंगे आंसर तो हम मिला के ले आएंगे, पर उसमें कहाँ कॉन्सेप्चुअल डाउट किसी का रह गया, वो पता ही नहीं रहेगा। तो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने, क्लास में क्वेश्चन किया, होमवर्क आपने रोज़ का रोज़ कर लिया, मेरे सब्जेक्ट में अकाउंट्स और कॉस्टिंग में इतना ही करना है। हाँ, अब आप कहेंगे वो स्टडी मटेरियल वो भले मेरे सब्जेक्ट का रद्दी में भेज दो तो भी चलेगा, देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं मेरे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। रीज़न, मैं हर बार स्टडी मटेरियल जितना अपडेट होता है, ठीक है, वो मेरे नोट्स में इंक्लूड कर लेता हूँ। मतलब अपने किताब को करने का मतलब आपका स्टडी मटेरियल 100% कवर हो गया है। पिछले एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस, आरटीपी के क्वेश्चंस, ठीक है, दूसरी बुक्स के क्वेश्चन सब कंपाइल करके लिखे हुए हैं, तो आपको कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो पुराने जो भी फ्रेंड्स इंटर पास कर चुके हैं उनसे भी फीडबैक ले सकते हैं। नथिंग एल्स इज़ रिक्वायर्ड फॉर माय सब्जेक्ट। टाइम ख़राब ना करें, दूसरे सब्जेक्ट्स पे फोकस करें। ये नहीं हम ये भी देख लेते हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ गई, वो हो गया, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। बस एक ही चीज़ रिक्वेस्ट है, होमवर्क कैसे ही करके समय निकाल के रोज़ का रोज़ कर लीजिए। क्योंकि फिर क्या होता है, एक दिन का होमवर्क छूटा, फिर अगले दिन और होमवर्क आ गया, फिर वो पता चला कि ड्रैग ऑन होता जा रहा है एंड फिर पेस छूटता जा रहा है, तो वो नहीं होने पाए। अब जहाँ तक फ़ेस टू फेस क्लास का सबसे बड़ा एडवांटेज कि आप सामने बैठे हैं, मैंने समझाया, आपको नहीं समझ में आया, हाथों हाथ पूछ लो, 1 बार 10 बार कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। रादर आई फील हैप्पी इफ़ समवन आस्क। क्यों क्या होता है ना, कोई चीज़ मेरे को समझाने के लिए, सपोज़ मेरे पास दिमाग में 4 तरीके हैं, 4 एग्जांपल्स हैं, मैंने एक एग्जांपल दे करके वो चीज़ समझाई, सब ने कहा समझ में आ गया, मैं ज़बरदस्ती 2, 3, 4 एग्जांपल पे नहीं जाऊँगा, वो टाइम वेस्ट होगा। पर आपने हाथ खड़ा किया, नहीं सर ये समझ में नहीं आया, तो मेरे पास दूसरा तरीका होगा, ठीक है, तो हाथ हाथ वो डाउट अपना वहीं सॉल्व कर लीजिए। ये नहीं कि बाद में देख लूँगा, कल देख लूँगा, दोस्त से पूछ लूँगा। हाँ, ये दोस्त से पूछने की हैबिट छोड़ दीजिए। भाई फ़ीस मुझे पे कर रहे हो तो मेरा यूज़ करो, और दोस्त अगर आपस में बताते हो पैसे लेने चार्ज कर लो, शुरू कर दो, भाई एक डाउट के 50 रुपये लूँगा, ठीक है। अच्छा, फिर दोस्त ने कुछ का कुछ बता दिया एंड फिर आप दोस्त मेरे को दो, ठीक है, कि सर ने ऐसा पढ़ा दिया, आपने मेरे से पूछिए। हाँ, फिर भी किसी को अगर शर्म आती हो कि क्लास में मैं अकेला पूछूंगा, सब लोग क्या समझेंगे, तो सबसे पहले तो दिमाग में ये रखिए, अगर आप क्लास में पूछते हो, ठीक है, तो सिर्फ आप अपना ही डाउट नहीं सॉल्व कर रहे हो, जो नहीं पूछ रहा है उसका भी डाउट सॉल्व कर रहे हो, तो थोड़ा पुण्य भी ऐड होता है, तो 1-2 नंबर एक्स्ट्रा आ जाते हैं एग्ज़ाम में। कुछ तो ऊपर वाला पुण्य का खेल भी तो होता है ना। और ठीक है, मतलब दूसरों का भी भला कर रहे हो।
फिर भी आपको मन में है कि नहीं मैं तो नहीं पूछ सकता, तो क्लास ख़त्म होने के बाद जब मैं निकलता हूँ, आप वहीं पे रोक सकते हो, 1 मिनट जा कहाँ रहे हो, पहले डाउट सॉल्व करो, ठीक है। नहीं तो कई बार नीचे ऑफिस मेरा नीचे ही है, वहाँ मिल जाऊँगा। और लास्ट ऑप्शन फ़ोन ही है, ठीक है। फ़ोन में फिर कभी ये प्रॉब्लम होती है कि क्लास में हो तो नहीं उठाया, ठीक है, या कुछ भी रीज़न हो सकता है। आप व्हाट्सएप भी डाल सकते हैं, हम ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप में डाल दिए, ठीक है। मैं जनरली वॉइस रिकॉर्डिंग से रिप्लाई भेज देता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में लिख के समझाना मुश्किल होता है, तो आई जस्ट सेंड अ वॉइस रिकॉर्डिंग। तो मतलब आपके पास खूब सारे तरीके हैं, सबसे बेस्ट यही है, डाउट जहाँ आया वहीं सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। आपको रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। और फ़ेस टू फेस का सबसे बड़ा फ़ायदा और है, आपको रोज़ सुबह उठ के आना है, तो अपने आप ये कंसिस्टेंसी तो हो ही जाती है, ठीक है। भाई रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, बट वो रिकॉर्डिंग सिर्फ इमरजेंसी यूज़ के लिए रखिए। मैं जो क्लास में पढ़ा रहे हैं वो रिकॉर्ड होता है और आपको वापस मिल जाएगा, बट इट शुड बी फॉर इमरजेंसी यूज़ ओनली, ठीक है। कि भाई बीमार हो गए, 4 दिन नहीं आ पा रहे हैं, उस वक्त रिकॉर्डिंग देख ली। बट ये नहीं है कभी क्लास में समझ में नहीं आया, घर पे जाके रिकॉर्डिंग देख के वापस भी तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, वो मैं ही दिखा रहा हूँ, तो देयर इज़ नो यूज़। टेक दिस एडवांटेज, ठीक है। और घर पे फिर जैसे ही ऑनलाइन चालू होता है ना, कुछ लोग तो बड़े सिंसियर होते हैं ऑनलाइन में भी, कुछ लोग फिर एक टैब के पास में दूसरा टैब और खुल जाता है, ठीक है, वो इंटरनेट की दुनिया में गुम जाते हैं, ठीक है। पता चला घर वाले कह रहे हैं हाँ 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, पता चला अपने तो 0 घंटे का ही आउटपुट आया, तो ये एक तकलीफ़ और है। तो जितना यहाँ फोकस करके पढ़ सकते हैं उसका एडवांटेज लीजिए, ओके। वी आर सोशल, कहते हैं ना, ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल। तो सर्कल का यूज़, कंपटीशन, क्या तूने होमवर्क किया मैंने नहीं किया, तो आगे बढ़ रहा है मैं वो कर रहा हूँ। हाँ एक चीज़, मेरे सब्जेक्ट में बीच बीच में रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि मैंने चैप्टर 1 कंप्लीट करवाया, आप चैप्टर 2 चालू कर रहा हूँ, आपने कहा मैं चैप्टर 1 रिवाइज़ कर लूँ क्या, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट, जब आप रिवीजन 4 महीने बाद शुरू करोगे ना, वो चैप्टर दिमाग में रहेगा, भूलने वाले नहीं हो, अगर आपने होमवर्क किया हुआ है तो। कि होमवर्क का मतलब ही रिवीजन होता है। जब मैंने क्लास में पढ़ाया, आपने घर पे जाके होमवर्क किया, इट इज़ ऑटोमेटिकली अ रिविज़न, वो दिमाग में रहेगा ही रहेगा। क्योंकि साइंटिफिक थ्योरीज़ भी ये कहती है कि जो आप विथिन 24 आवर्स रिवाइज़ करते हो ना, वो दिमाग में रहता है, ठीक है। हाँ दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए लॉ है, ऑडिट है, वो थ्योरी है, तो आप इस घर पे जाके उसको पढ़ना है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर नोट्स बनाने का शौक़ है वो बनाइए। मेरी तो आदत क्या थी, उस वक्त तो बुक्स भी नहीं होती थी ज़्यादा, इनकम टैक्स बेयर एक्ट ख़रीद लिया, मतलब गवर्नमेंट का जो एक्ट आता है उससे ही पढ़ लिया, ठीक है। लॉ, कंपनी लॉ ख़रीद ली, उससे ही पढ़ ली, फिर मैं तो उसी में अंडरलाइन कर देता था। थोड़ा आलसी था मैं तो, ये कौन खुद के नोट्स बनाए, आलसी कह दो या टाइम ही नहीं था कि आर्टिकलशिप के बीच में इतना टाइम कहाँ से निकालें। तो पर आपको लगता है कि नहीं मेरे को नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाइए, और नहीं तो अब बुक्स सब दे ही रहे हैं फैकल्टीज़, नोट्स उसमें नोट्स ही हैं, तो आपको जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छा लगता है अंडरलाइन किया, तो यू हैव द रिवीजन वे। तो थ्योरी में ऑफ कोर्स रोज़ का रोज़ घर पे जाके रिवीजन करिए, उसको समझिए, तो वो आपको हेल्प करेगा। प्रैक्टिकल में बस एक ही काम करना है और वो है क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, होमवर्क का अपना काम हो गया। 4 महीने बाद 5 महीने और हैं, आराम से उस वक्त रिवीजन हो जाएगा, टेस्ट हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है, एंड इट कैन बी डन। तो ये सब मैंने आज आपको जनरलाइज बातें बताई है, ओके। दैट सीए फाउंडेशन के बाद इंटर, देखिए मेहनत 50% बढ़ गई, 4 सब्जेक्ट की जगह 6 सब्जेक्ट हो गए, तो 50% तो ऐसे ही बढ़ गया, और अनदर 25% और जोड़ दो, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी वो बढ़ गई है। तो जितनी फाउंडेशन में मेहनत की थी उससे समझ लीजिए 70% एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, ओके। और टाइम भी आपके पास खूब है, वैसा नहीं एक टाइम कम है, आराम से सब कुछ होगा। बस क्लास में रोज़ के 5-6 घंटे और घर पे 3-4 घंटे, मतलब 10-12 घंटे तो लाइफ में और कुछ रहेगा ही नहीं, बस ये 4 घंटे आपको देने हैं, ठीक है। फिर लाइफ के आगे के 40 साल आपके पास हैं। और ये तो मालूम है ना भाई, एक
अटेम्प्ट ज़्यादा लगने की कॉस्ट कितनी है? व्हाट इज़ द कॉस्ट अगर आप 6 महीना लेट सीए बनते हैं तो? कैलकुलेशन नहीं की क्या? भाई सपोज 6 महीना लेट सीए बने तो कितना नुकसान होता है? बोलो भाई कुछ तो, या कोई फ़ायदा है, कोई नुकसान है ही नहीं अपने तो। नुकसान है कितना? फिर भी अभी कैलकुलेट कर लेते हैं अपने क्या है। सपोज आप सीए करके कितने लोग जॉब में जाने का सोच रहे हैं? कितने लोग सीए करने का सोच रहे हैं, पहले ये पूछूं? कितने लोगों को कॉन्फिडेंस है कि हम सीए हो जाएंगे? भाई कॉन्फिडेंस भी देखो, ये होता है थोड़ा, ये होता है थोड़ा अच्छा वाला होता है ना भाई कि हाँ चलिए, तो आप सीए करनी है तो डिटरमिन्ड है, तो दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, तो जो भी लगाना है इसी में लगाना है। तो सीए करने के बाद ठीक है, चाहे आप जॉब में जाएंगे चाहे प्रैक्टिस में जाएंगे, यू विल गेट कॉम्पेंसेशन, तनख्वाह, रेमुनरेशन, जो भी हम बोलें। ठीक है, तो 6 महीने लेट हुए तो वो 6 महीने का क्या हुआ, नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? ये होता है ना, रिटायरमेंट एज तो फिक्स है, तो आप 6 महीने लेट शुरू करोगे तो 6 महीने का नुकसान होगा। कौन सी वाली 6 महीने हैं? हाँ, स्टार्टिंग वाले 6 नहीं, लास्ट वाले 6। सपोज आप ज्वाइन करते हो 1 लाख रुपया महीने से, तो कोई बात नहीं, 6 महीने बाद भी वो 1 लाख रुपए से ही चालू करोगे ना। पर अगर आप 6 महीने पहले चालू करते हो, लास्ट में आपकी तनख्वाह सपोज़ 1 करोड़ रुपया होती, और 6 महीने बाद चालू करते हो सपोज़ 80 लाख रुपए ही रहे, तो नुकसान लाख रुपए वाला नहीं है, नुकसान वो 20 लाख वाला है। अभी के 6 महीने की तनख्वाह का नुकसान नहीं हो रहा है, रिटायरमेंट वाले जो 6 महीने कम तनख्वाह मिलेगी ना उस वक्त वाली, वो नुकसान हो रहा है, तो नुकसान बड़ा है। देखिए, जब तक कहते हैं ना भाई, नुकसान बड़ा नहीं दिखे जब तक आदमी भागता थोड़ी है, तो नुकसान बड़ा वाला है। ठीक है, मान लीजिए किसी कंपनी में आप अगर आज टाइम पे सीए बन जाते, सीएफओ बन के रिटायर होते, एक पता चला कि आप तो कोई एक डायरेक्टर फाइनेंस या डायरेक्टर वहीं से रिटायर हो गए, सीएफओ नहीं बन पाए, तो सीएफओ की तनख्वाह जो होती है वर्सेस उसके नीचे वाले की तनख्वाह, ठीक है, फ़र्क बड़ा होता है। पता चला कि 50 लाख का भी फ़र्क है, तो 50 लाख का आपका क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो नुकसान बड़ा है। ठीक है, इसलिए ये दिमाग से अटेम्प्ट निकाल दीजिए, पढ़ाई पे लग जाइए, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बस थोड़ा सा कंसिस्टेंसी चाहिए। अच्छा, बहुत ज़्यादा वो भी नहीं है कि पागलों जैसे पढ़ना है। ठीक है, इत्मीनान से पढ़िए, आराम से पढ़िए, इंजॉय करते हुए पढ़िए। हाँ, एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, कुछ लोगों को लगता है हमको तो प्रैक्टिकल अच्छा लगता है, थ्योरी तो बिल्कुल बोगस है। कुछ लोगों को थ्योरी अच्छी लगती है, प्रैक्टिकल नहीं समझ में आता है। तो आप सुनिएगा ध्यान से, आपको अगर लगता है कि ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आपकी थॉट प्रोसेस गलत है। कि अगर ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं है तो सबके लिए ख़राब होना चाहिए। आपको अच्छा नहीं लग रहा है, किसी और को अच्छा लग रहा है, मतलब अपनी सोच में गड़बड़ है। ओके, अच्छा, आपको अच्छा नहीं भी लगे तो इंस्टीट्यूट आपके लिए नया सब्जेक्ट तो लाने वाली नहीं है। ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, और जब पढ़ना ही है तो उसको ख़राब सोच के पढ़ने के बजाय अच्छा सोच के ही पढ़ो। ठीक है भाई, होता है ना कि अब अपने को अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, रहना तो इसके साथ ही है। शादी हो जाती है ना भाई, अब रहना तो इनके साथ ही है, तो बेटर है एडजस्ट करके चलो। तो वैसे ही सब्जेक्ट अपने को अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो बिना मन के पढ़ें, उसके बजाय मन के साथ पढ़ें। ठीक है, वो एक पुराना गाना है, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। तो बस उस सब्जेक्ट के साथ भी यही करो, तो अच्छा है तो अच्छा है, तो थोड़े दिन बाद अच्छा लगने लग जाएगा। ओके, और पढ़ाई इफ़ेक्टिव तभी होती है जब आप मन और दिमाग दोनों को साथ में लेकर के पढ़ें। बिना मन के आप दिमाग लगा के भले ही 2 घंटे बैठ जाओ, पढ़ लो, आपके दिमाग में कुछ घुसेगा ही नहीं, क्योंकि रास्ता मन के थ्रू जाता है। तो जब मन के साथ आप पढ़ने बैठते हो ना, तो कई बार 2 घंटे में भी आपको लगता है मैंने आज इतना काम कर लिया, इतनी पढ़ाई हो गई, बहुत इफ़ेक्टिव हुआ। तो इफ़ेक्टिव पढ़ाई तभी होगी जब मन भी वहाँ पर लगेगा। और इसके लिए दिन भर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यू कैरी ऑन योर पैशंस ऑल्सो। आपका हॉबी है, उसको भी थोड़ा बहुत टाइम दीजिए। ठीक है, क्योंकि
एवरी चेंज इन एक्टिविटी रिफ्रेशेस द माइंड। तो हाँ, पर जब आप पढ़ रहे हो तो कंसंट्रेशन उसमें चाहिए। और आज की तारीख में सबसे बड़ा जो अपने लिए प्रॉब्लम है कंसंट्रेशन का, वो है डिस्ट्रैक्शंस। और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन एक ही है, मोबाइल। तो आप पढ़ते वक्त अगर मोबाइल को स्विच ऑफ करके पढ़ सकते हैं, सबसे बढ़िया, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी इतने वीआईपी नहीं हैं कि आपके लिए कोई बहुत अर्जेंट कॉल आ जाएगा और आपका फ़ोन स्विच ऑफ होगा तो ट्रम्प बेचारा क्या करेगा। ठीक है, पूछना आपसे ये भाई ईरान पे नेक्स्ट बम फेंकूँ या नहीं फेंकूँ, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, दुनिया चल जाएगी। घर वालों को भी ऐसे कोई काम नहीं है आपसे। तो पढ़ते वक्त उसको अलग कर दीजिए, तो आप खुद ही देखोगे कि कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है। नहीं तो वो एक बार क्या होता है, मोबाइल की घंटी बजी, एसएमएस की घंटी बजी, आप उसमें गए नहीं और फिर आधा घंटा कब गया पता ही नहीं। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की एक प्रॉब्लम और है, आप मान लीजिए फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन कर रहे हो, पिनल बना लिया, बैलेंस शीट बनाने से पहले फ़ोन उठा लिया, पता चला वो बैलेंस शीट मिलती ही नहीं है। क्यों? कि फ़्लो छूट जाता है। जो चीज़ें एकदम थॉट प्रोसेस चल रही थी वो दिमाग से गया। तो एटलीस्ट मोबाइल को बीच में लाना भी है ना, तो एक क्वेश्चन के बीच में मत लाइए, क्वेश्चन ख़त्म कर लीजिए, फिर चले जाइए, फिर वापस आ जाइए। तो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू प्रैक्टिस। थोड़े दिन कोशिश करेंगे, हो जाएगा। ओके, मोबाइल का एडिक्शन थोड़ा कम करिए। हाँ, काम लेना बंद कर दें वो पॉसिबल नहीं है, वो नेसेसिटी हो चुका है। तो ये थोड़ा सा पढ़ाई में और ऐड करिए, रिज़ल्ट्स अपने फेवर में रहेंगे। ठीक है, इंस्टीट्यूट के हाथ में नहीं है, पास होना अपने हाथ में है, अपनी मेहनत से है। और ये मैंने आपको बता दिया किस सब्जेक्ट में कैसे तैयारी करो, क्या मार्क्स आप ला सकते हैं। टारगेट हर एक में 60+ तो होना ही चाहिए। और प्रैक्टिकल में मैं कह रहा हूँ 80+ का टारगेट रखिए, पास आराम से होंगे, रैंक आ जाएगी, तो ये अटैम्प्ट वाला झमेला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। एंड वंस यू आर एबल टू अचीव इन इंटर, फाइनल में अपने आप आपका खुद का कॉन्फिडेंस ही उसको क्या करेगा, अचीव करवा देगा। सो इन सब के साथ तैयारी करिए। आज इतना ही। कल मैं आपको सब्जेक्ट का ब्रेकअप दूंगा, अकाउंट्स में कोर्स में क्या है, कॉस्टिंग में कोर्स में क्या है, किन पेपर्स का, किन टॉपिक्स का कितना वेटेज है, किस हिसाब से अपन तैयारी शुरू करेंगे। और टाइम मिलेगा कल मैं आपको मार्किंग स्कीम बताऊंगा। ठीक है, फिर लिखने का तरीका, ठीक है, किस तरह से आप सेम कंटेंट लिख के भी नंबर ज़्यादा ला सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके हर सब्जेक्ट में कैसे 2-3 नंबर आप बढ़ा सकते हो। तो 2-2, 3-3 नंबर आपको मालूम होगा सीए में बहुत इंपॉर्टेंट है। कई जने 150 की जगह 148, 149 पे भी अटके हुए हैं, और ये एक नहीं कई जनों का देखा है। तो हाउ यू कैन इंक्रीज़ योर मार्क्स विद दैट लिटिल एफर्ट्स, वो कल अपन डिस्कस करेंगे।